हेलो एवरीवन, आप सभी लोग उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो भाई हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री की क्लासेस। और केमिस्ट्री क्लासेस में फर्स्ट चैप्टर हमारा होता है विलेन। विलेन पढ़ने वाले हैं और विलेन में देखो भाई बहुत चीज़ें हैं। कुछ क्लासेस 2-3 क्लासेस हम प्रोवाइड कर चुके हैं। आज उसके बाद की क्लास है। आपको विलेन चैप्टर में या फिर जो भी केमिस्ट्री क्लास हम पढ़ाएंगे उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट्स पढ़ाने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। सारी चीज़ें नहीं बता पाएंगे क्योंकि टाइम कम है, तो देखेंगे हम ओनली इम्पॉर्टेंट्स आपका लिखा हुआ है। देखो ये सारी चीज़ें जो है ना, विलेन देख चुके हैं, विलेन के प्रकार देख चुके हैं। ये सारी चीज़ें हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। हेनरी का नियम पढ़ चुके हैं, मोल प्रभास वगैरह सारी चीज़ें हम पीछे पढ़ चुके हैं। राउल्ट का नियम एक्सप्लेन कर चुके हैं, हेनरी का नियम एक्सप्लेन कर चुके हैं, पीछे देख चुके हैं। जिसने भी पीछे की क्लास नहीं की है वो जा कर के पीछे की क्लास को देख लें। और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास देखने के बाद देखो भाई, आज की क्लास का जो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और ये आपके उसमें भी पूछा जाता है। 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन है फर्स्ट है, मोललता ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती। ध्यान देना, मोललता मीन्स आपका मोलैलिटी। मोलैलिटी जो होती है वो क्या होती है, टेम्परेचर के साथ परिवर्तित नहीं होती, चेंज नहीं होती है, जबकि मोलरता होती है। ऐसा क्यों होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखो आंसर तो आपके सामने लिखा है। मोलरता ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती है क्योंकि द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। क्योंकि द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। अब इसको आप समझना है कि द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। देखो अगर कोई भी चीज़ है उस पर आप अगर सिर्फ ताप दे रहे हो तो उसका द्रव्यमान तो वही रहता है। द्रव्यमान का मतलब यहाँ पर केमिस्ट्री में भार से है, जबकि फिजिक्स में अलग होता है, हम पिछली क्लास में बता चुके हैं। लेकिन यहाँ पर द्रव्यमान और भार सेम होता है। तो आपका मतलब है कि अगर किसी चीज़ को हम गर्म करते हैं, उसका टेम्परेचर में परिवर्तन करते हैं, ताप में परिवर्तन करते हैं, तो क्या होता है, उसका द्रव्यमान चेंज नहीं होता है बल्कि उसका आयतन चेंज हो जाता है। तो वही बात आपसे की गई, क्या किसी चीज़ का भार कम ज़्यादा हो जाएगा, तो भाई भार कम ज़्यादा नहीं होता है, उसका आयतन परिवर्तित होता है। तो वही बात कही गई कि क्योंकि द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, मीन्स द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि मोलरता ताप के साथ परिवर्तित हो जाती है। मोलरता ताप के साथ परिवर्तित हो जाती है, क्यों? क्योंकि आयतन ताप में परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाता है। सिंपल सा को आंसर है आपका। इसको देखते कैसे, देखो अगर मोललता का फार्मूला देखते हैं तो वो क्या होता है, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू क्या होता है, कैपिटल W होता है। ये आपका क्या होता है, मोललता होता है। और मोललता को क्या करते हैं हम लोग, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। भाई स्मॉल m लिखा हुआ है, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं मोललता को। वहीं अगर हम मोलरता की बात करें तो मोलरता क्या होता है, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू क्या होता है, v होता है। इसको स्मॉल m से इसको कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसको आप कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो इसमें क्या परिवर्तन है, मोललता की बात कर रहे हैं तो मोललता में आपके पास क्या आ रहा है, द्रव्यमान आ रहा है। कैपिटल W क्या है, आपके विलायक का द्रव्यमान होता है। तो इसमें क्या आ रहा है, द्रव्यमान आ रहा है। तो इसमें आपका द्रव्यमान आ रहा है जबकि आयतन नहीं आ रहा है। इसका असर किस पर करता है, सिर्फ और सिर्फ द्रव्यमान पर, ना कि आयतन पर। तो द्रव्यमान पर करता है। और किसी चीज़ को आप गर्म करते हैं, आप टेम्परेचर में परिवर्तन करते हैं, तो क्या होता है, द्रव्यमान या फिर कह सकते हैं भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि अगर बात की जाए किसमें, मोलरता में, तो मोलरता में क्या होता है, आपका आयतन होता है। तो आयतन में क्या होता है, आयतन उसका परिवर्तित हो जाता है। भाई जिस अकॉर्डिंग से उसको जैसी चीज़ होती है वो अपना आयतन ले लेती है। जैसे गैस अपना आयतन लेता है, जल अपना आयतन लेता है। तो इस तरीके से जिस चीज़ को आप गर्म कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, तो क्या होता है, वो अपने तरीके से आयतन परिवर्तित कर लेता है। तो इसका मेन कोई आंसर यही है आपका। इस चीज़ से आपको याद रखना है, जिसमें आपका आयतन होगा वो परिवर्तित होगा, जिसमें आपका द्रव्यमान होगा वो परिवर्तित नहीं होगा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। तो आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर के लिए मोस्ट ही इम्पॉर्टेंट है और आपका ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखा जाए कि
कम दाब तथा उच्च ताप पर जल का वाष्पीकरण तेजी से होता है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो ऐसे देखो क्यों, तो देखो कम ताप तथा उच्च ताप पर, तो सबसे पहले हम जो बता रहे हैं उसको सुन लो, फिर आपकी जो डिफिनेशन लिखी हुई है उसे आप लोग पढ़ना। देखो अगर आप दाब, किसी चीज़ में दाब नहीं दे रहे हो, जैसे आप अगर पानी को ही उबाल रहे हो, जल को उबाल रहे हो और उस पर आप प्रेशर नहीं रख रहे हो, मान लो उसे ढक नहीं रहे हो, ढक कर आप गर्म नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, उसको जैसे आप तापमान ज़्यादा करते जाएंगे क्या होगा, वो वाष्प बनकर उड़ता जाएगा। लेकिन अगर उसी में आप ढक दोगे ना, तो वो वाष्प तो बनेगा लेकिन उड़ेगा नहीं, फिर से उसी में आ जाता है, जैसा आप लोग देखते हो। तो क्या करते हैं, हम प्रेशर करते हैं तो उसके वाष्प बनने में क्या होता है, वाष्प उड़ता नहीं है, वाष्पीकृत नहीं होता। यहाँ पर आपका मतलब वाष्पीकरण नहीं होता, उसका वाष्प तो बनता है लेकिन क्या होता है, वो उड़ने में उसको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप दाब लगा रहते हैं, और अगर दाब नहीं लगाएंगे तो वो वाष्प बनेगा और उड़ जाएगा। तो बात यहाँ ये होती है। देखो अगर आप ताप को बढ़ाते जाएंगे, आप देखो आप क्या कर रहे हैं, आंसर को पढ़ो, आंसर में क्या दिया गया है। तो आंसर में आपका है जल का वाष्पीकरण कम ताप पर इसलिए तेजी से होता है क्योंकि अणुओं पर बाहरी वायुमंडलीय दाब का बल कम होता है। देखो वही बात बता रहे हैं ना कि अणुओं पर जो है बाहरी वायुमंडलीय दाब, मतलब दाब क्या होता है, कम होता है, क्योंकि आपसे कहा गया कम दाब पर। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है जिससे उन्हें वाष्प में बदलने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वही बात है कि अगर आप दाब कम लगाएंगे तो क्या होगा, वो तो स्वतंत्र रहेंगे ना, उसे कोई प्रेशर नहीं रहेगा। उसके बाद कहा गया कि उच्च ताप पर जल के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब जैसे यही है कि आप ताप बढ़ाएंगे जैसे जैसे, तो वो एक दूसरे में उसके मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, अट्रैक्शन जो भी रहेगा वो क्या होगा, तेजी के साथ टूटता चला जाएगा। देखो वही लिखा हुआ, जिससे वे सतह छोड़कर तेजी से वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। इन दोनों कारणों के संयोजन से वाष्पीकरण की दर बहुत बढ़ जाती है। मतलब जब दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं तो क्या होता है, वाष्पीकरण का दर बढ़ जाता है, क्योंकि ताप आप ज़्यादा दे रहे हो और दाब कम दे रहे हो। तो इस क्वेश्चन को उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। और भाई अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना जो भी पहली बार है, और वीडियो को शेयर भी कर देना, इतना कर देना हमारे लिए। अब देखते हैं आप कुछ इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं, और न्यूमेरिकल्स इससे पहले वाली क्लास में भी हम बता चुके थे। आज के न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है आपका, तो चीनी के ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको थोड़ा ऊपर करते ताकि पूरा क्वेश्चन दिखे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो है चीनी के सिरप के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है। क्या कहा गया है कि चीनी के सिरप, मतलब चीनी का कोई एक विलयन है, मान लो उसमें जल और चीनी है, तो उसका टोटल जो द्रव्यमान है ना, टोटल द्रव्यमान आपका कितना गया दिया गया है, 214.2 ग्राम। फिर क्या कहा गया कि 34.2 ग्राम चीनी है। उस टोटल विलयन में ना 34.2 ग्राम क्या है, चीनी है। 214.2 ग्राम में से 34.2 ग्राम आपका चीनी है, बाकी बचा हुआ आपका जल है, मीन्स विलायक है। फिर आपसे कहा गया चीनी की सिरप में मोललता ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर भी मोललता की बात की गई है। तो मोललता में क्या होता है आपका, तो द्रव्यमान होता है, ना कि आयतन होता है। तो देखो क्या होगा, ये ताप के साथ परिवर्तित होगा कि नहीं, तो नहीं होगा, याद रखना है, ये नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपको जो आंसर दिया गया है वो है W का मान कितना दिया गया है आपके पास, 34.2 ग्राम दिया गया है। W का मान आपके पास कितना दिया गया है, तो 34.2 ग्राम दिया गया है। वहीं पर आपको हमने बताया कि जो 214.2 ग्राम है ना, ये क्या है, टोटल विलयन का भार है। टोटल विलयन का भार मतलब क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल W भी इसमें है और स्मॉल W भी इसमें है। तो वो कितना दिया गया है, 214.2 दिया गया है। फिर अगर आप यहाँ से कैपिटल W का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 214.2, आप इस W को इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का W। फिर अब अगर आप कैपिटल W इक्वल टू करेंगे तो 214.2 माइनस स्मॉल W का मान आप यहाँ से रख सकते हैं, यहाँ कितना दिया गया है, 314.2। अब आप यहाँ रख देंगे। फिर आप जब इसको घटाएंगे ना
तो क्या आ जाएगा कैपिटल डब्ल्यू का मान 180.0 आएगा। जो मैंने नहीं लिखा है 180 ग्राम आपका क्या आ जाएगा कैपिटल डब्ल्यू का मान आ जाएगा। फिर आगे देखो कि आपका क्या है चीनी का अणुभार। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा भाई चीनी का अणुभार। देखो यहाँ पर m डैश इसलिए किया है क्योंकि आपका मोललता जो होता है ना उसको भी किससे डिनोट किया जाता है स्मॉल m से। तो उसको नहीं चेंज कर रहे हैं हम अपने अणुभार को ही चेंज कर रहे हैं। तो m डैश से बस सिंबल की बात है m डैश से हम उसे प्रदर्शित कर रहे हैं। अब देखो जो इसका अणुभार निकालने का तरीका आप पिछली क्लास में बहुत अच्छे से सिखा चुके हैं लेकिन सीख लो एक बार और। तो यहाँ पर क्या है कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है तो 12 होता है। कितने हैं 12 है 12 है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं 22 हैं। कितने वो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है तो वो 1 होता है। फिर आगे देखो कि ऑक्सीजन की संख्या कितनी 11 है। एटॉमिक मास जो होता है वो 16 होता है। हम सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 12 बराम 144 आ जाएगा यहाँ से। फिर आपका 22 आ जाएगा। फिर यहाँ से आपका आ जाएगा 6 11 66 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 66 और नहीं 11 कम 11 और 6 17 आ जाएगा 176 आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप इन्हें ऐड करेंगे तो 6 4 10 तो 12 आ जाएगा। 7 2 9 9 4 13 1 14 आ जाएगा। 1 1 2 1 3 तो देखो आपका क्या आ जाएगा ये टोटल 342 हो जाएगा। आपका जो चीनी का अणुभार वो कितना आ जाएगा 342 आ जाएगा। फिर आपको क्या करना मोललता को आपको ज्ञात करना भाई जैसे हमने लिख कर बताया ऐसे ही आपको एग्जाम में भी लिखना होगा। मोललता आपको फाइंड करनी है। फिर क्या करना है आपको सॉल्यूशन करना है इसका। आप देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है इसका सॉल्व क्या है। तो देखो m इक्वल टू क्या होता है देखो m इक्वल टू होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इनटू क्या होता है विलायक का आयतन होता है। जो कि अगर ग्राम में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई होगा। किलोग्राम में है तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका देखो किस में दिया गया है ग्राम में दिया गया है इसीलिए हमने क्या किया ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई किया है। अब देखो अगर मान रखेंगे तो मान रखने पर यहाँ आप लिख लेना। तो मान रखने पर क्या हो जाएगा स्मॉल w का मान आपका 334.2 दिया गया है। फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आपका अणुभार कितना निकला था 342 सॉरी यहाँ पर हाँ अणुभार कितना निकला था 342 और आपका विलायक का भार कितना निकला था तो 180 निकला था। अब देखो अगर यहाँ पर बात की जाए तो जब भी आप इसको काटेंगे ना तो क्या होगा ये दशमलव हटेगा नीचे 1 0 बढ़ेगा। यहाँ से 2 0 से आपके 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 342 से आपका 342 कट जाएगा। आपका जो बचेगा वो बचेगा 10/18। अब अगर 10/18 से आप 18 से अगर आप 10 को डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.55 m। अब m आपका इसको आप ये भी लिख सकते हो मोल पर किलोग्राम ये भी आप लिख सकते हो। यही आपका हो जाएगा आंसर। भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार में आपको समझना है तो क्लास पीछे करके दोबारा इस क्वेश्चन को ज़रूर समझ लेना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आज का। ये भी भाई आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमने पहले ही बता दिया था जो भी क्वेश्चन कराएंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है वो भी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं जल की मोलरता की गणना कीजिए। जल का घनत्व दिया गया इतना 1 ग्राम पर मिलीलीटर दिया गया। ये इसका भी वही मतलब होता है। इसका मतलब क्या हो गया आपका कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब का मतलब पता क्या है कि आपका आयतन 1 है और आपका द्रव्यमान 1000 है। ये भी दिया जा सकता है और ये भी दिया जा सकता है। दोनों का मतलब एक ही होता है। अब देखो अगर आप इसके गिवन डेटा की तरफ चलो तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिया गया है घनत्व दिया गया है। घनत्व बराबर क्या दिया गया है 1 ग्राम पर ml यही दिया गया। अब हमें पता है वी नो दैट आप यहाँ लिख लेना वी नो दैट घनत्व बराबर क्या होता है मतलब हम जानते हैं कि घनत्व बराबर क्या होता है आपका द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ये फार्मूला आपको याद रखना है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे
आयतन होता है। अब द्रव्यमान बटे आयतन होता है, तो मान लो अगर ये 1 ग्राम है, ठीक है, आप इसको ml को अगर लीटर में चेंज कर रहे हो तो 1/1 लीटर अगर कर रहे हो तो क्या होगा, 1000 से आपको डिवाइड करना होगा। 1000 से अगर आप इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा, इसलिए हमने ऊपर लिख दिया यहाँ पर। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ml को लीटर में चेंज किया, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई हुआ है ऊपर। तो अब क्या हो जाएगा, ये 1000 ग्राम बट्टे 1 लीटर आ जाएगा। अब आपको पता है कि जल का द्रव्यमान जो दिख रहा है हमको, वो क्या दिख रहा है, 1000 ग्राम दिख रहा है, और जल का द्रव्यमान हमने स्मॉल w से मान लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर जल का अणुभार जो है वो कितना होता है आपका, 18 होता है। H की संख्या कितनी है, 2 है। एटॉमिक मास 1 है। O की संख्या कितनी है, मतलब ऑक्सीजन की 1 है। एटॉमिक मास कितना है, 16 है। अगर इसको हम ऐड करेंगे, 16 + 2 करेंगे, आपका 18 आ जाएगा। फिर उसके बाद विलयन का आयतन, आप देखिएगा विलयन का आयतन आपका कितना दिया गया है, 1 लीटर दिया गया है। ये रहा आपका आयतन, विलयन का आयतन 1 लीटर दिया गया है। फिर आपको निकालना क्या है, तो आपसे पूछा गया मोलरता। मोलरता की गणना करना है आपको। तो मोलरता के लिए आप सॉल्यूशन देखिएगा कि मोलरता का फार्मूला क्या होता है। तो विलेय के मोलों, हाँ, ये भी आप कह सकते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या बटे आयतन होता, मतलब N/V भी इसको आप लिख सकते हो, तो ये गलत नहीं है, N/V। अब यहाँ पर देखो मोलरता में क्या होता है, ताप के साथ परिवर्तन होता है, इस चीज़ को याद रखना। क्यों, क्योंकि आयतन दिया गया है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, और n बराबर क्या होता है, W/m होता है। तो यहाँ पर हमने वही लिखा है कि W/m × V। तो W का मान आपका कितना दिया गया है, ये देखो 1000 दिया गया है, और फिर m का मान आपने कितना निकाला, 18 निकाल लिया हम लोगों ने, और आयतन आपका दिया गया है 1 लीटर। बस आप अगर 18 से 1000 को डिवाइड करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा, 55.6 मोल पर लीटर। ये आपका हो सकता है मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ये होता है इसकी यूनिट। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी आया है ना, तो क्लास को दोबारा ज़रूर देखना और कमेंट सेशन में भी बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, तो ये थोड़ा आपका बड़ा क्वेश्चन है, देखते अच्छा थोड़ा थोड़ा पार्ट में देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है कि भारानुसार 25% ग्लिसरॉल है, ठीक है, 25% ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल का फार्मूला आपका दिया गया है C3H8O3 होता है। के विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की आपको क्या करना है, गणना करना है। यहाँ पर देखा जाए अगर, तो ग्लिसरॉल का भार कितना है, 25 ग्राम, ये आपका दिया गया है। ग्लिसरॉल का भार दिया गया है 25 ग्राम, जो आपका परसेंट दिया गया है ना 25%। तो कोई भी चीज़ कितनी होती है, तो 100% होती है। 100% का क्या दिया गया, 25% आपका ग्लिसरॉल दिया गया है। और जल का भार अगर देखें, तो जो भी बचा हुआ ग्लिसरॉल जल में विलय है, तो जल का जो भार होगा ना, वो 100 - 25 मतलब 75 ग्राम हो जाएगा। आगे चलते और देखते हैं ग्लिसरॉल का अणुभार कैसे निकालेंगे। तो सेम प्रोसेस आपको पीछे बता चुके हैं, ऐसे करेंगे तो आपका ये 92 आ जाएगा। आपको पीछे बता चुके भाई, वहाँ से देख लेना। फिर उसके बाद जल का अणुभार आपको पीछे अभी जस्ट बता चुके कि 18 होता है। फिर उसके बाद अगर ग्लिसरॉल के मोल अंश की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पर हम लोग यहाँ देखते हैं कि ग्लिसरॉल के मोल अंश की बात करते हैं भाई, ऐसे कर लेते हैं ना। ग्लिसरॉल के मोल अंश की बात करते हैं, तो देखो मोल अंश क्या होता है, मोल अंश या फिर मोल प्रभाज क्या होता है कि ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या मैंने मान लिया n है। फिर ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या n प्लस जल के मोलों की संख्या N मान ली हमने। तो क्या होता है N/N प्लस N, जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको मोल प्रभाज बहुत अच्छे से समझाया था। फिर उसके बाद हम करते हैं इफ़, यदि क्या है, ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या मैंने माना n, वो क्या है W/m है। तो w का मान आपका 25 निकला था, और m का मान आपका 92 निकला था। तो यहाँ पर जब रखेंगे और 25 को 92 से भाग करेंगे, तो आपका आ जाएगा 0.271।
आगे देखते हैं कि जल के मोलों की संख्या क्या है। तो जल के मोलों की संख्या मैंने मान लिया कैपिटल N है, क्योंकि ये विलायक है इसलिए बड़ा होता है, तो मैंने कैपिटल मान लिया। ठीक है, अब देखो कैपिटल W अपन कैपिटल M, तो कैपिटल W का मान मैंने 75 निकाला, कैपिटल M का मान मैंने कितना निकाला 18 निकाला। तो 75/18 करेंगे तो कैपिटल N का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4.16। ये आ गया आपका ये चीज़ें। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं क्योंकि हमें इतने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या है। अब अगर हम दिन क्या करते हैं कि ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या ग्लिसरॉल के मोल अंश की बात करते हैं, तो भाई मोल अंश को x से डिनोट किया जाता है। मोल अंश को x से डिनोट किया जाता है और जिसका मोल अंश निकालना होता है उसको क्या करते हैं सफिक्स में लिख देते हैं। ग्लिसरॉल का निकालना है C3H8 और O3, इसका निकालना है तो ये क्या हो जाएगा इसके सफिक्स में आ जाएगा। C सफिक्स ऑफ C3H8O3 बराबर क्या हो जाएगा आपका, जैसे ये लिखा हुआ ना N/N प्लस कैपिटल N, शॉर्टकट में लिखा है कि ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या बटे ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या। तो हम बस कुछ नहीं करते, मान पुट कर देते हैं। N का मान कितना निकाला 0.271 ना 0.271 और स्मॉल n का मान फिर से नीचे रखना 0.271 और कैपिटल N का मान निकाला 4.16। तो अब यहाँ पर अगर बात करें तो क्या आ जाएगा 0.271 और नीचे अगर हम इन दोनों का ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पर साथ आ जाएगा 4.431। अब अगर इस वाले से इसको हम डिवाइड करेंगे ना तो आपका क्या आ जाएगा 0.061। जिसको भी भाई ये सब चीज़ ना आता हो कि डिवाइड करना कैसे ऐड करना कैसे तो वो कमेंट कर देना, उसके लिए फिर हम कुछ बता देंगे। वैसे तो पढ़ लो, लेकिन ये हो जाएगा आपका डिवाइड करने के बाद आपका आंसर। तो भाई आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हम, उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। आगे चलते और भाई ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करना। आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना। मुझे पता है इस क्वेश्चन को करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करना। नहीं आएगा आप लोग कमेंट करना, कल की क्लास में हम इस क्वेश्चन को बताएंगे। जो भी क्लास देखना वो इस क्वेश्चन को और इसके बाद एक और क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है और आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे कि ये क्वेश्चन हो गए या नहीं। आंसर अगर जिसका हो गया वो आंसर बताएगा, जिसका नहीं हुआ वो ये बता देगा कि भाई नहीं हो पाया ये, तो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। तो भाई आज की क्लास जो थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर देना। और क्लास ख़त्म होने के बाद एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्लास कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।